गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे, कल हमने जो ये चैप्टर नंबर 3 एक कहानी है जिसमें हमने देखा था बुंदेलखंड की ये कहानी है। उसमें एक राजा था। तो राजा कैसा था? वो बुद्धि को नहीं लेकिन वो पैसे को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता था। और जो रानी थी वो रानी बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी कि बुद्धि है तो सब कुछ है, हमारे पास बुद्धि है तो हम पैसे आसानी से कमा सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि आपको कोई बिजनेस करना है, व्यापार करना है, आप बिना बुद्धि से काम करोगे तो उसमें हमें नुकसान होगी। हमें बुद्धि से काम करेंगे तो हम आसानी से उसमें सफलता प्राप्त करेंगे और पैसा भी कमा सकते हैं। तो हमने ये राजा की बात कल थोड़ा बहुत राजा के बारे में और रानी के बारे में हमने देखा था कि रानी और राजा दोनों में क्या संवाद चलता है, दोनों क्या करते हैं, दोनों का स्वभाव। रानी बुद्धि से काम लेने वाली थी, वो पैसे को तुच्छ समझती थी, लेकिन राजा था वो धनवान था, इसलिए उसको पैसे का अभिमान था। पूरे दिन वो पैसों के नशे में ही डूबा हुआ रहता था। उसको ऐसा लगता था कि मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरा जो राज्य है, उसमें जो भी स्त्री, पुत्र, सखा, मित्र जो भी है वो सब पैसे ही है, पैसे के बिना कुछ नहीं है। तब एक दिन वो अपनी रानी से पूछता है कि रानी तू सच बताना कि बुद्धि बड़ी है या पैसा। वो अपनी रानी से एक दिन वो पूछता है कि रानी तुम मुझे सच बताना कि बुद्धि बड़ी या पैसा। तब रानी उसको कहती है कि मेरी नजर में तो बुद्धि बड़ी है, मैं बुद्धि को श्रेष्ठ समझती हूँ, बुद्धि से ही हम पैसा कमा सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। जो हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हमारा जो खजाना है वो भी एक दिन खाली हो जाएगा। बुद्धि के बिना काम नहीं चलेगा। जो दरबारी लोग होते हैं, गरीब लोग जो भी वहां पे रहने वाले हैं, वो कुछ न कुछ कपट करके हमारे पास से सब कुछ लूट लेंगे और हमारा राजपाट एक दिन खाली हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए रानी बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी और राजा पैसे को। उसी के कारण एक दिन हुआ क्या, देखो कि बुद्धि से ही पैसा आता है, बुद्धि नहीं है तो कुछ नहीं है। रानी का कहना ऐसा था। तो उसी बात को लेकर राजा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसको वो पसंद नहीं आती है उसकी बातें। फिर राजा रानी से कहता है कि तुम्हें अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड है, तुम बहुत ही घमंड करती हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बिना पैसे से बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो। देखो, राजा ने अपने अहंकार से रानी की परीक्षा लेने को सोचा उसने कि मैं भी देखता हूँ, चल कि तेरी बुद्धि के सहारे तो कितना पैसा कमा सकती है। ऐसा कहकर राजा ने रानी को नगर के बाहर एक मकान में रख दिया। ऐसा कहने के बाद राजा ने क्या किया, राजा ने रानी को पास में जो एक नगर के बाजू में एक छोटा सा मकान था उसमें रहने के लिए अपने दरबार से निकाल दिया और उसको रानी को कुछ सामान उसके साथ नहीं दिया। उसको क्या दिया, उसके काम के लिए, उसकी सेवा के लिए 2-4 नौकर दे दिए और बाकी कोई सामान भी नहीं और कुछ पैसे भी उसको नहीं दिया था।
और ऊपर से रानी के शरीर पर जो आभूषण थे वो भी उसने उतार लिए थे। जो उसके पास आभूषण रहेगा तो आभूषण को गिरवे रखकर कुछ पैसे लेकर वो बिजनेस करेगी। राजा इतना बड़ा वो अहंकारी था कि उसके पैसों के अभिमान ने उसको रानी को घर से बाहर निकाल दिया था और उसके आभूषण भी ले लिए, पैसे भी कुछ नहीं दिए उसको और घर का कुछ भी सामान भी उसको नहीं दिया था। उसी समय रानी मन ही मन सोच लेती है, अपने मन की बात अपने मन से वो बात करती हुई कहती है कि ठीक है, मैं एक दिन राजा को दिखा दूंगी कि संसार में बुद्धि भी कोई चीज है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। देखो रानी क्या कहती है वो अपने मन से मन ही मन वो बात करती है और कहती है कि ठीक है, चलो राजा, मैं भी देखती हूँ, मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि संसार में, इस दुनिया में बुद्धि बड़ी है या पैसा बड़ा है। बुद्धि बड़ी है, पैसे से ही सब कुछ नहीं आता है। तो सोचने जैसी बात है कि पैसे से हम चीज खरीद सकते हैं, कोई संस्कार नहीं खरीद सकते, अच्छे विचार नहीं खरीद सकते। अच्छे विचार, अच्छे संस्कार हमें कुछ ना कुछ अपने परिवार, अपने जो मित्र, ग्रुप सर्कल जो भी है उसके पास से हमें कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा सीखना मिलता, अपने गुरुजन। तो ये सारी जो हमें जीवन जरूरियात के लिए जो चीज चाहिए वो तो हम पैसों से खरीद लेते हैं, लेकिन अच्छे गुण और अच्छे विचार हमें, बुद्धि, हमारी बुद्धि अच्छी है तो हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। हम जब ये दुनिया में, संसार में रहते हैं तो हमें बहुत से लोगों का ऐसा अनुभव होता है कि जो लोग, जिसके पास पैसे ज्यादा है, कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि उसको पैसे के बिना कुछ नहीं ऐसा लगता है। लेकिन वो बात भी सही है कि पैसे हमारे जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन बाकी जो चीजें है, बुद्धि है, संस्कार है, वो भी इतना हमारे लिए जरूरी है। रानी जब नए मकान में रहने के लिए पहुंच गई, उसी समय रानी ने एक आइडिया लगाई, एक विचार आया उसको। वो विचार करने लगी और उसने एक नौकर को भेजा कि तुम मेरे लिए 2 ईंट लेके आओ। और रानी ने उस ईंट को मंगवाई थी। वो ईंट सफेद कपड़े में लपेट कर उसको अच्छी तरह से बांध दी। ईंट में तो वजन होता है ना, भारी होती है वो। सफेद कपड़े में बांध कर उसके ऊपर रानी ने अपना नाम लिख दिया और फिर नौकर को बुलवा कर कहा कि तुम मेरी इस धरोहर को धनु सेठ के घर ले जाओ। रानी ने क्या कहा, रानी को नौकर को बुलाया और कहा कि तुम मेरी ये धरोहर, मेरी अमानत, जो अमानत, कुछ भी हमारे पास जो चीजें है ना महंगी वाली, वो हम गिरवे रखते हैं ना, उसके बदले में हमें पैसा मिलता है। तो जिसे पैसे की जरूरत होती है ना, वो अपनी कीमती चीजें उसके पास छोड़कर उसके बदले में वो पैसे लेते हैं। तो रानी के पास तो कुछ सामान नहीं था। उसने कैसा विचार किया कि ईंट को बांध दिया सफेद कपड़े में और फिर वो नौकर के द्वारा वो धनु सेठ, सेठ का नाम क्या था, धनु सेठ के यहाँ भेज दिया और उससे कहना कि रानी ने यह धरोहर भेजी है और उसे 10,000 रुपये मंगवाए हैं।
जो धनु सेठ है उसके घर वो भेजते, उसी समय वो रानी उसे कहती है, सेवक से, नौकर से, कि तुम वहां जाके इतना कहना कि रानी ने ये अमानत भेजी है और उसके बदले में उसे 10,000 रुपये मंगवाए हैं, और कहना कि कुछ दिन के लिए उसे चाहिए और वो फिर वापिस आपको लौटा देंगे और अपनी अमानत वापिस ले जाएंगे। तब नौकर सेठ के यहाँ, धनु सेठ के यहाँ पहुंचता है और वो धरोहर के ऊपर रानी का मुहर देखकर सेठ समझ गया, उसने अंदर कुछ नहीं देखा। उसने क्या सोच लिया कि हो सकता है इसके अंदर बहुत ही महंगा जेवर, कीमती जेवर होंगे। उसने चुपचाप नौकर को 10,000 रुपये दे दिए। नौकर भी पैसे लेकर रानी के पास आया। रानी ने उसी पैसे से छोटा सा बिजनेस, व्यापार शुरू किया। व्यापार तो शुरू किया, देखो उसको बिल्कुल घमंड नहीं है, पैसों का घमंड नहीं है, उसको तो अपना जीवन अपनी बुद्धि से काम करना चाहती थी वो। उसने छोटा सा व्यापार शुरू किया और खुद वो व्यापार की देख रेख करने लगी। वो स्वयं जो व्यापार शुरू किया उसका वो ध्यान रखने लगी। थोड़े ही दिनों में तो उसको बहुत सारा, इतना सारा उसने धन कमा लिया और उसने सेठ के जो रुपये थे वो भी उसको वापिस दे दिए और अपनी अमानत वापिस ले ली। सेठ के पैसे वापस देने के बाद भी बहुत सारे पैसे बच चुके थे, तो वो पैसों का उसने क्या किया, वो पैसों को लेकर उसने गरीबों के लिए एक मुफ्त में दवाखाना और पाठशाला और अनाथ आश्रम खुलवाया। चारों ओर देखो, जो गरीब की सहाय करते हैं ना, तो वो लोग हमें ज्यादा पसंद करने लगते हैं कि ये अच्छी है, हमारी सहायता करती है। धर्म का काम करना, सेवा करना, वो हमारा धर्म है। तो उसने गरीबों के लिए मुफ्त में, जिसकी फीस नहीं लेते उसको मुफ्त कहते हैं, मुफ्त में दवाखाना, पाठशाला और अनाथालय भी खुलवा दिया। जिसके माँ बाप नहीं होते ऐसे बच्चों के रहने के लिए अनाथालय भी खुलवा दिए। चारों ओर देखो रानी की जय जयकार होने लगी। शहर के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत सारे मकान भी बनवा लिया। वो इतना व्यापार उसका तेज चल रहा था और वहां अच्छी रौनक भी दिखने लगी। यहाँ पे राजपाट में क्या हुआ देखो, यहाँ पे राजा के इधर देखे तो इधर रानी के चले जाने पर राजा अकेला रह गया। क्या हुआ कि रानी के चले जाने पर राजा अकेला भी हो गया और रानी राजकाज में उचित सलाह देती थी। रानी जो थी वो बुद्धिमान थी, राजा को क्या काम करना है, कैसा करना है, कैसे वो संचालन में राजा को साथ देती थी। लेकिन रानी के चले जाने के बाद राजा को अकेला वो नहीं कर पा रहा था। उसी समय वहां पे जो कपटी लोग थे, राजा के पास उसका बहुत चलने लगा। रानी के पास ध्रुतों की दाल उसके सामने नहीं गल पाती थी। रानी के पास जो कपटी लोग हैं वो कुछ न कुछ कपट करके पैसे पड़वाने के लिए राजा के पास आने लगे। वो रानी के पास वो नहीं चल रहा था। अब उसके चले जाने पर ध्रुतों की बन आई। देखो कि जब तक रानी थी राज्य दरबार में तब तक ये जो कपटी लोग हैं वो कुछ नहीं कर पाता था। अभी राजा को पैसा का घमंड है तो उसके पास से पैसे कैसे निकलवाना है।
वो कपटी लोगों को आसानी से आता है और अब उसको आसानी से वो राजा से पैसे निकलवाते हैं। धूर्त लोग आकर राजा को लूटने लगे। जो कपटी लोग थे वो एक के बाद एक आता रहता है, वो राजा के पास कुछ ना कुछ बहाना बताकर उससे पैसे लूटने लगे हैं। राजा भी अपना मन बहलाने के लिए राजकाज मंत्रियों को सौंप कर देशाटन के लिए निकल पड़ता है। देखो, राजा को अब अपने राज्य में रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वो मन ही मन ऐसा सोच लेता है कि मैं भी चलो ये सारा जो राजकाज है वो मंत्रियों को सौंप दूं और यहाँ राज्य से दूर देशावट वो निकल पड़ता है। जाने के लिए वो निकल पड़ता है। अपने पास थोड़े बहुत पैसे लेकर वो राजकाज जो छोड़कर मंत्रियों के हाथ में सौंप कर वो अपने राज्य दरबार से वो निकल पड़ता है। वो जा रहा था, उसी समय नगर के बाहर ही उसे कुछ एक ठग मिले। ढोंगी, जिसको कहते हैं ना कि ढोंग करने वाला, कपटी। राजा जैसे ही अपने नगर से बाहर निकले तो उसके सामने एक काना आदमी राजा के पास आकर बोला। काना आदमी, जिसको आंख एक नहीं होती ना, उसको हम काना कहते हैं। तो वो आदमी राजा के पास आकर कहता है कि महाराज, मैंने अपनी एक आंख आपके यहाँ 2000 में गिरवे रखी थी। बाद में वो व्यक्ति महाराज से कहता है कि महाराज, मैंने आपके यहाँ मेरी आंख यहाँ पे मैंने 2000 रुपये आपसे लिए थे और मैंने गिरवे रखी थी। वादे के अनुसार अब आप अपने रुपये लेकर मेरी आंख मुझे वापस कीजिए। मैंने वादा किया था कि मैं आपको पैसे वापस दूंगा, तब मुझे मेरी आंख वापस दे देना, ऐसा वादा किया था। तो वादे के अनुसार हमारा समय समाप्त हो गया है, तो आप ये रुपये लेकर मेरी आंख मुझे वापस कीजिए। देखो कितना कपटी लोग है। देखो कि तब राजा उसे कहता है कि भाई, मेरे पास किसी की आंख बाख नहीं है, कि मेरे पास किसी की आंख बाख नहीं है, तुम मंत्री के पास जाकर पूछो, जाओ, मेरे पास किसी का कुछ नहीं है। तब वो ठग बोलता है, क्या बोलता है, महाराज, मैं मंत्री को क्यों जानूं, मैंने मंत्री को थोड़ी दी थी, मैंने तो आपको मेरी आंख दी थी, मैंने तो आपके पास मेरी आंख गिरवे रखी थी, आप ही मेरी आंख वापस कीजिए। यदि जो मेरी आंख आप नहीं दे पाओगे तो मैं आपकी बड़ी बदनामी करूंगा, आपको बदनाम करूंगा। देखो, राजा को सब धमकी देने लगे। कपटी लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठग जब महाराज से कहता है कि मैं मंत्री को नहीं जानता हूँ, मैं तो आपको जानता हूँ, आपको मैंने मेरी आंख गिरवे रख के पैसे लिए थे, आप ही मेरी आंख दे दीजिए। यदि आपने मेरी आंख वापस नहीं की तो मैं आपकी बड़ी बदनामी कर दूंगा। उसी समय राजा को बहुत डर लगने लगा। राजा बड़ा परेशान हुआ। बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे के तैसे 4000 रुपये देकर उसे विदा किया। राजा को अपनी बदनामी का डर लगने लगा। उसने क्या किया, जैसे के तैसे उसके जो थोड़े बहुत पैसे लेकर वो निकले थे, तो उसमें से 4000 रुपये देकर उसका मुंह बंद करवा दिया। एक तो गया। अब आगे देखते हैं कि थोड़ी दूर चलने से दूसरा एक बुढ़ा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। काना आदमी तो चला गया, अब दूसरा एक और आएगा। देखना कि उसका मुंह बंद कर दिया और उसको पैसे दे दिया कि तू चला जा यहाँ से।
आगे चला था कि एक बुढ़ा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। थोड़ा आगे चला राजा तो उसको एक दूसरा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गए। देखो यहाँ पे पिक्चर में भी हमें दिखाई देता है। तो वो आदमी क्या कहता है, पहले ठग के समान वह भी कहने लगा। पहला जो ठग आया था, कपटी आया था, उसी के समान ये भी कहने लगा कि महाराज, मैंने अपना एक कान आपके यहाँ गिरवे रखा था। मेरा एक कान मैंने आपके यहाँ गिरवे रखा था। एक ने अपनी आंख बता दी, अब दूसरा कान वाला आया और कहने लगा कि मुझे वो कान वापस कीजिए, आप ये पैसे ले लीजिए और मुझे मेरा कान वापस कीजिए। तब राजा ने क्या किया, राजा ने उसी को भी रुपया देकर विदा कर दिया। उसको भी कुछ पैसे दे दिया और उसका मुंह बंद कर उसको वहां से रवाना कर दिया। इस प्रकार राजा जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे वैसे बहुत से लोग उसके पास आते रहे। वैसे ठग कपटी लोग उसके पास, रास्ते में कई ठग आए, वो राजा से रुपया इकट्ठा करके वो चले गए। आगे राजा चलते ही रहा। अब राजा के पास जो रुपये थे वो सब रास्ते में ही किसी न किसी को दे देकर ऐसे कपटी को पूरे पैसे पूरे हो गए। राजा के पास जो कुछ रुपया पैसा साथ लेकर वो घर से निकले थे तो उस ठगों ने उसे लूट लिया। कितने सारे ठग मिले देखो उसको। ये दो का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। उसके जैसे आगे जैसे जैसे जाते रहे वैसे वैसे उसको बहुत सारे ठग मिलते रहे और फिर राजा के पास जो भी पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। अब राजा खाली हाथ हो गया था, उसके पास कुछ नहीं बचा था। जो पैसे साथ में लिए थे वो भी सबने लूट लिए थे। जो पैसे का अभिमान रखते हैं उसका पैसे है तो वो क्या है, आज हमारे पास है वो हाथ का मेल है, कल वो हमारे हाथ से चला जाएगा। तो अब राजा के पास एक भी पैसा नहीं बचा था। तब राजा खाली हाथ कहाँ जाता है, एक राजकुमारी चोबोला का देश में वो पहुंचता है। वो राजकुमारी सिंह देश की राजकन्या थी, उसके राज्य में हो जाता है। खाली हाथ वो राजकुमारी चोबोला के देश में पहुंचा और राजकुमारी चोबोला सिंह देश की जो राजकन्या थी उसके पास वो पहुंचता है। और फिर वो राजकुमारी का संकल्प प्रण था कि जो आदमी उसे शतरंज में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। वो राजकुमारी बहुत होशियार थी और सुंदर भी थी। उसका क्या प्रण था, उसका वह संकल्प था कि जो राजा आएंगे वो राजकुमारी से शादी विवाह तब करेंगे कि मेरे साथ शतरंज का खेल खेलेंगे, उसमें जीत पाएंगे तो मेरे साथ विवाह करेंगे और जो हार जाएंगे तो जेल की आवाज़ खानी पड़ेगी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। देखो यहाँ पे राजकुमारी जितनी सुंदरता है उतनी वो होशियार बहादुर भी थी। दूर दूर के लोग उसके साथ शतरंज खेलने आते थे और जितने भी लोग आए वो हारते हैं और हारते हुए वो जेल की हवा खाते थे। सैकड़ों राजकुमार जेल में पड़े थे।
बहुत सारे राजकुमार देखो जेल में पड़े थे। राजा ने जब ये बात सुनी कि राजकुमारी बहुत सुंदर है, दूर दूर से बहुत सारे राजा उसके पास आते हैं, जब उसके साथ शतरंज का खेल खेलते हैं, खेल में जब वो हार जाते हैं तब वो जेल की हवा खाते हैं, जेल में रहना पड़ता है। बहुत सारे सैकड़ों राजकुमार जेल में पड़े हैं। तब राजा को मुसीबत का मारा, राजा भी उसी देश में आ पहुंचा। राजा को जब वहां पे पहुंचता है तो राजा को चौबोला की सुंदरता की खबर उसके कानों पर पड़ती है और उसकी इच्छा उससे विवाह करने का उसको मन होता है। जो प्राचीन काल में हम देखें तो उसी समय राजा लोग एक शादी करते, दो तीन चार मन चाहिए अपने जो मन करे वो सुंदरता देखकर वो राजकुमारी से ऐसे विवाह करते हैं। तो यहाँ पे राजा की भी इच्छा हो गई कि मैं भी उसके साथ विवाह करूंगा, विवाह करने का मन हो गया। तो उसी समय राजकुमारी महल से दूर कुछ दूरी पर उसका एक बंगला था। जो राजा बाहर से आते थे तो उसको वहां पे रहना उसके लिए व्यवस्था की गई थी। राजकुमारी के साथ वो शतरंज खेलना होता है। उसी समय पे जिसकी इच्छा होती है वो राजा लोग जहाँ जो वहां पे आते हैं उस लोगों के रहने के लिए कुछ व्यवस्था की गई थी। वो उसके महल के पास में एक बंगला बनवा दिया था। विवाह की इच्छा के लिए जो आने वाले लोग हैं उसको उस बंगले में रहते थे। राजा भी उस बंगले में जा पहुंचा। उसी समय उसके पहरेदार ने राजकुमारी को संदेशा दे दिया कि एक राजा आए हैं। तो राजकुमारी में अपना संदेशा एक तोता के गले में एक चिट्ठी बांधकर उसके पास भेजता है। तोता उड़कर उस राजा के पास आया और उसकी बाह पर बैठ गया। राजा ने देखा तो उसके गले में एक चिट्ठी बंधी हुई थी। उस चिट्ठी में उसने पढ़ा तो उसमें विवाह की कुछ शर्तें लिखी हुई थी। यदि तुम शतरंज में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। उस चिट्ठी में क्या था? जब सेवक ने पहरेदार ने राजकुमारी को बताया कि एक राजा आए हैं, तब राजकुमारी अपने जो तोता होता है उसके साथ एक चिट्ठी भिजवाती है और चिट्ठी में उसने देखा तो विवाह के लिए उसने शर्त लिखी हुई थी और अंत में ऐसा भी लिखा था कि यदि आप तुम शतरंज में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। यहाँ पे देखो, जेल की हवा खानी पड़ेगी। थोड़ी देर के बाद राजा को राजकुमारी के महल में बुलवाया गया। वो चिट्ठी भेजने के थोड़ी देर के बाद वो राजकुमारी ने राजा को अपने महल में बुलाया और खेल शुरू हुआ। शतरंज का खेल शुरू हुआ। उस शतरंज के खेल में राजा हार गया। राजा जीत नहीं सका वो, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थी उसकी पत्नी की तरह। इसलिए राजा उससे हार गए और शर्त के अनुसार वह जेल भेज दिया गया। उसको जो शर्त दी गई थी उसी के अनुसार ये राजा को भी जेल में डाल दिया, जेल भिजवा दिया।
बाद क्या होता है, इसके बाद कि जब रानी को वो बात का पता चलता है तो रानी को अपने पति राजा के ऊपर दया आती है, वो बहुत दुखी होती है और वो उसको ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ती है। फिर राज्य, यहाँ देखे तो राज्य की हालत भी बहुत बिगड़ने लगी थी। राजा के नगर छोड़ के जाने के समाचार जब रानी को मिलता है, रानी को वो समाचार मिलने से रानी बहुत दुखी होती है। रानी राजा को ढूंढने के लिए, उसका पता लगाने के लिए वो भी महल से, उसके घर से वो निकल पड़ती है कि राजा कहाँ चले गए। उसको राज्य की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए रानी राजा को ढूंढने के लिए वो भी घर छोड़कर उसके पीछे पीछे निकल पड़ती है। कुछ ही दूरी तक वो चलती है, तब जब जैसे ही राजा को वो ठग मिला था, वैसा ही उसी ठग वो रानी को भी मिलता है। ठग जो कपटी लोग, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो जो कुछ न कुछ बहाना या कुछ भी बताकर उसे पैसे निकलवाने के लिए जो कुछ ऐसा बहाना बताते हैं। सबसे पहले रानी के सामने कौन आया? जो राजा के सामने आया था वही ठग, कि मैंने अपना एक आंख आपके यहाँ गिरवे रखा है। वही आदमी आया, काना आदमी। देखो, काना आया और कहने लगा, रानी साहिबा, आपके पास मेरी आंख मैंने 2000 रुपये में गिरवे रखी थी, आप अपने रुपये लेकर मेरी आंख मुझे वापस कीजिए। वो काना आदमी क्या कहता है कि आप मुझे, मैंने बहुत समय पहले आपसे 2000 रुपये लिए थे और आपसे उसके बदले में मैंने आपको मेरी आंख गिरवे रखकर मैंने आपसे 2000 रुपये लिए थे, वो आप ले लीजिए और मुझे मेरी आंख वापस कीजिए। राजा की तरह रानी नहीं थी। देखो, राजा तो पैसे के घमंड में सबको पैसा देकर अपना मुंह बंद करवा रखे थे, लेकिन रानी बुद्धिमानी थी। उसने वो ठगी को क्या कहा कि चलो ठीक है, तुमने अपनी आंख यहाँ मेरे यहाँ गिरवे रखकर उसके बदले में पैसे लिए थे, तो तुम भी मेरी एक बात सुनो कि तुम अपनी दूसरी आंख मुझे मेरे पास लेकर आना। मेरे पास बहुत सारी आंखें पड़ी है, आप जैसी आंख है वैसी मैं आपको दे दूंगी। उसके लिए सैंपल तो चाहिए ना, कि तुम्हारे पास तुम्हारी जो आंख है, मेरे पास बहुत सारी आंखें है, उसमें से मैं आपको कौन सी आंखें दूं? आप मुझे दिखाओगे, दूसरी आंख आपकी लेके आना, तो मैं आपकी आंख आपको वापस करूंगा। चलो ठीक है, आपने जो गिरवे रखी थी मैं समझ सकती हूँ कि आपकी आंख मेरे पास है, अपनी दूसरी आंख लेके आओ तो मैं आपकी आंख आपको वापस करूंगा। रानी का जवाब सुनकर वो काना ठग था, वो बहुत घबरा गया, उसको डर लगने लगा, बचने के लिए कुछ रास्ता सोचने लगा कि अब मैं कैसे बचूंगा। और हाथ पैर जोड़कर रानी से माफी मांगने लगा कि मेरी गलती हो गई, मेरी कोई आंख मैंने गिरवे नहीं रखी थी, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अपनी गलती का एहसास करके वो रानी से माफी मांगने लगा। आदमी को ऐसा लगा कि मैंने जैसा राजा के साथ किया
तो वैसा है, रानी के साथ भी मैं करूंगा तो मेरा चल पाएगा। चलो अब इतने दिन तो चले गए, अब आगे कुछ पैसे उससे ले लूंगा, ऐसा सोचकर। पर रानी के पास, रानी बुद्धिमती थी, रानी के पास उसका कुछ नहीं चला। जैसा का तैसा वो, उससे पता चल गया कि रानी मुझे ये झूठ बोल रहा हूं मैं, रानी को पता चल गया है। इसलिए वो बचने के लिए रानी से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। राजा की तरह जैसे जैसे वो भी आगे जाती है, वैसे वैसे उसको भी ऐसे बहुत ठगी लोग मिलने लगे। जैसे रानी आगे बढ़ती गई राजा की तरह, तो उसको भी वो दूसरा वही मिला, वो हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ तक मैं रखती हूँ, और आपको होमवर्क में मैं अभी कुछ नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आपका जो टेस्ट चल रहा है, तो उसी टेस्ट के लिए आज भी आपका इंग्लिश का है, तो होमवर्क से तो बेटर है कि आप अपना टेस्ट का रीड कर लो, अच्छे से हो जाएगा। एक एक चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हमें ये चैप्टर समझा रहे, तो इसको आगे का क्या है वो टाइम मिले तो आप उसको पढ़ लेना एक बार, आगे वो क्या कहते हैं तो समझ में अच्छी तरह से आता है। चलो यहाँ तक हम रखते हैं, इसके आगे का बाद में करेंगे। लेकिन उसके पहले मेरे कल भी आपको क्लास है, तो कल हम जो परसों जो एग्जाम है उसके लिए रिवीजन थोड़ा करेंगे और ये चैप्टर पूरा कर देंगे, राइट। कल का रिवीजन भी हो जाएगा, परसों का एग्जाम का चैप्टर 1 और चैप्टर 1 दोनों में से टेक्स्ट बुक और ग्रामर बुक का। और फिर ये चैप्टर भी शायद थोड़ा सा बाकी है, वो कंप्लीट कर लेंगे। रिवीजन में तो हमारा टाइम ज्यादा जरूरी नहीं है, 10-15 मिनट में कर लेंगे और ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका हम बाद में सोचते हैं कि नेक्स्ट शायद वेकेशन के बाद करेंगे, अभी तो शायद नहीं हो पाएगा, तो हो सके तो मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी, वेकेशन में आप कंप्लीट कर लेना।